सिंबल है, जब हम इसको ऐसे सोच देंगे तो इंडक्टर में, कैपेसिटर में और रेजिस्टर में करंट पास करेंगे। कोई भी इंडक्टर हो या कैपेसिटर या रेजिस्टर हो, उसके दो एंड होते हैं, तो इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है Vm है, इंडक्टर के बीच में, कैपेसिटर के बीच का Vc और रेजिस्टर के बीच में है Vr। अब हम लोग इस पे पढ़े हुए हैं कि जब किसी सर्किट में केवल रजिस्टर होता है तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है, यानी दोनों सेम फेज में चलते हैं या ये 3 फेज होता है। लेकिन अगर इंडक्टर होता है तो करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का क्या होता है, लीडिंग होता है। वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री फ्रॉम द करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है, लीड कर रहा है। जबकि अगर कैपेसिटर होता है तो करंट से ये 90 डिग्री पीछे चलता है। तो इस तरह से ये 90 डिग्री इस करंट से 90 डिग्री इधर हो रहा है और इस करंट से डीसी जो है 90 डिग्री पीछे हो रहा है। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। कहने का मतलब VL और DC जो होंगे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। देखो ये हमने क्या किया, इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा रखा, इसका लेंथ कम रखा। लेंथ कम ज्यादा रखने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हो सकता है इस सर्किट में Vm की वैल्यू ज्यादा हो, यानी इंडक्टर के बीच का वोल्टेज ज्यादा हो और कैपेसिटर का कम हो, या हो सकता है कि DC ज्यादा हो या कम, दोनों में से कोई ज्यादा कम हो सकता है। इसलिए हम लोग Vm - Vc भी लिखते हैं। लेकिन ये है दोनों क्या अपोजिट, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग Vm - Vc या Vm डिफरेंस Vc लिखते हैं, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। इस डायग्राम के हिसाब से हमारे ये Vm ग्रेटर है और Vc स्मॉलर है, इसलिए हमने यहाँ पे Vm - Vc लिख के और हमें ओरिजिन से ऊपर ऐसे इसका ये मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड ये होगा उतना ही कर दो। ठीक है, ये इतना ही होगा। फिर क्या किया, Vr जितना लेंथ लिया उतना लेंथ इधर ड्रॉ कर दिया। इधर है Vl - Vc और इधर है Vr। किसी राइट एंगल और इन दोनों के बीच का फेज एंगल हमने मान लिया फाई, यानी जो रिजल्टेंट आया है Vl और Vc का उनके बीच और Vr के बीच का फेज एंगल फाई मान लिया। अब ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसमें हमें अगर OA की वैल्यू निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस। यहाँ से ये V मान लेते हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट जो वेक्टर है एक्सपोनेंशियल है V, तो V स्क्वायर Vl - Vc स्क्वायर और प्लस Vr स्क्वायर लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। Vl जो है ना पोटेंशियल क्रॉस इंडक्टर है, पोटेंशियल का डेफिनेशन यानी V को I * R लिखते हैं। इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सेल से लिखा जाता है और इसको हम इंडक्टिव कैपेसिटेंस बोलते हैं। इंडक्टिव कैपेसिटेंस तो एक्सेल से डिनोट और इसका जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया I * R को होता है I * XL - I * XC और प्लस Vr की जगह IR स्क्वायर किया। देखा क्या कि यहाँ भी I कॉमन लिया जाएगा तो I स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी I स्क्वायर आएगा, उसको हमने यहाँ कॉमन ले लिया। तो ये हो गया VXL - XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब अगर हम इस पूरे सर्किट का यानी C और R केवल अगर रेजिस्टेंस होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टर होता है तो रेजिस्टेंस में, लेकिन यहाँ पे L भी है, C भी है, R भी है, यहाँ पर जो इसका इफेक्टिव या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है इंपीडेंस कहलाता है, इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए इस V के बदले हम I * Z लिखेंगे, जहाँ पे Z क्या कहलाता है, इस सर्किट का इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट।
या LCR, CR और LR सर्किट। तो यहाँ I Z का होगा, फिर ये I स्क्वायर होलर के स्क्वायर करेंगे तो इधर भी I स्क्वायर आएगा। तो इस I स्क्वायर से इस I स्क्वायर कैंसिल होगा, इधर से कॉमन। Z की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ XL माइनस XC होलर के स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये जो है LCR सर्किट का इम्पीडेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, जरूरी है। इसके साथ साथ रिवाइवा में भी ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। LCR सर्किट का इम्पीडेंस Z = √XL - XC² + R²। अगर कोई एक सर्किट एक CR सर्किट होता तो XL 0 हो जाता, तो XC² + R²। अगर मान लो LR सर्किट होता, XC इसमें 0 होता इसी डेरिवेशन में, तो XL² + R²। फिर इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसका जो है फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए मान लेते हैं VL - VC और VR के बीच का फेज एंगल फाई है, तो tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL - VC अपॉन क्या लिखेंगे VR। V के जगह पर बताया IXL, इसके बजाय IXC लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर निकालेंगे tan phi = VL - VC पर VR। IXL IXC दिया, I कॉमन लिया, VR को IR लिखा, ऐसे ऐसे यहाँ आएगा XL - XC पर R। अब हमें केवल फाई निकालना है, तो tan राइट हैंड साइड हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा XL - XC पर R। तो ये फेज एंगल निकालने का कितना होगा, फेज एंगल ऐसे का वो याद रखना है। इम्पीडेंस कितना हो तो उसको याद रखना है। ये फेजर डायग्राम याद रखना है, ठीक है। और इसकी मदद से इसको बनाया गया। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग जनरली F और R से यूज करेंगे, FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमने बताया रेजोनेंट की कंडीशन क्या बताया कि अगर LCR सर्किट हो या LC सर्किट हो, जिसमें क्या हो जाए, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के मैग्नीट्यूड या वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंट की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और रेजोनेंट के कंडीशन में जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उस सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस का हमने एग्जांपल दिया कि जैसे रेडियो जब लोग ट्यून करते हैं, टीवी ट्यून करते हैं ना, तो एक बार में केवल एक ही प्रोग्राम दिखाई देता है टीवी पर, या एक बार में एक ही स्टेशन सुनाई देता है रेडियो स्टेशन से। तो उसमें भी हमने कहा LC सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है, LC सर्किट होता है। तो जब हम लोग रेडियो को ट्यून करते हैं, और जिस स्टेशन ट्यून करने का मतलब है, ट्यून करने के बाद चालू करने के बाद हम उसको जब हम नॉब को घुमाते हैं तो उसमें LC सर्किट में फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, ठीक है। और जो भी फ्रीक्वेंसी, मान लो XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमने कहा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC। देन अब XL को क्या डिनोट करते हैं, ओमेगा है। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, 1/ओमेगा से। ओमेगा को क्या बोला जाता है, कौन बताएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। L को मतलब राइट हैंड साइड मिलेगा, इधर डिवाइड हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई और इससे ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, LC आएगा। और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और इसका हो जाएगा, ठीक है। और वेयर लिख देता हूँ, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसी चीज को ओमेगा की वैल्यू जो होती है, एंड ओमेगा जो होता है ना वो 2 पाई एफ के होता है, जहाँ एफ को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। ये किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? सर्किट की फ्रीक्वेंसी ऑफ दी सर्किट। अब वो एलसी सर्किट है या एलसीआर है, जो भी सर्किट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी भी देखने के लिए एक मशीन आता है, ठीक है, ऑसिलेटर भी है, बहुत सारा है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट आता है कि अब यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू एक्स तो हो गया। हमने कहा कि इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी निकल के आता है सर्किट का, उस सर्किट को क्या कहते हैं? उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं? इसको हम लोग FOFR से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? FR से, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा के बदले हम 2 पाई एफ लिखते हैं, तो 2f के बदले हम क्या लिखते हैं? 2 पाई FR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ आ गया अंडर रूट ऑफ एल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम सब मेथड्स के लिए, है ना। और इससे हम अगर एफ आर निकालेंगे, एफ आर, तो ये आएगा, ये 2 पाई डिवाइड में, तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, ये अंडर रूट में है, ठीक है। ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आता है। ये रेजोनेंस की कंडीशन है, ये एलसी सर्किट के लिए हो सकता है, एलसीआर के लिए, ठीक है। देखिए हमको चूंकि एलसी सर्किट पढ़ना नहीं है, सिंगल या सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर या सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, इनको पढ़ना था। और जब एलसीआर सर्किट था तो हम एलसीआर सर्किट के लिए रेजोनेंट की कंडीशन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इतना याद रखें। नेक्स्ट आता है इसीलिए कि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल गई तो उसके बाद एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है और कब हो सकता है। तो रेजोनेंट की कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है उसके बाद करंट का मतलब क्या होगा? करंट का तो निकालते हैं, जैसे V = IR पढ़ते हैं ना, V = IR, इससे I निकालोगे तो V/R होगा। तो एलसीआर सर्किट के लिए यहाँ पर ये पीक वोल्टेज ये लिख दिया, ये पीक वोल्टेज पीक करंट बना, और डिवाइडेड बाय R के जगह इसमें Z, क्या लिखते हैं? Z। तो इसको हम लोग Vm/, Z के बदले हम लिखेंगे XL - XC होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है? R², लिखेंगे। ये होता है, बट XL = XC कब? रेजोनेंस के कंडीशन, रेजोनेंस के कंडीशन। यहाँ पे जैसे ही दोनों इक्वल रखा जाएगा तो क्या होगा? XL - 0 हो जाएगा, और 0 इधर हो जाएगा R²। उस केस में Im जो आएगा, Im ये आएगा Vm/K1, यहाँ पे R² का स्क्वायर निकाल, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म और निकालना होता है इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ, कि इम्पीडेंस कितना होता है। इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इन रेजोनेंस
रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन में इम्पीडेंस कितना, जेड का वैल्यू हम लोग पढ़े स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सटी होल स्क्वायर। ये माइनस के लिए मैंने बोला था डिफरेंस होता है, कैलकुलेशन इज इम्पीडेंस। तो क्या अब रेजोनेंट की कंडीशन में ये चीज कितना हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सटी हो जाएगा। देन क्या होगा, जेड की जो वैल्यू आएगी तो 0 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो बचेगा आर। तो याद रखोगे रेजोनेंट कंडीशन में इम्पीडेंस जो है एलसीआर सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल ही होता है और उस समय करंट की वैल्यू v/r होता है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है 1/2π अंडर रूट ऑफ एल होता है। तो ओमेगा को मैंने लिख दिया था, ओमेगा निकालना क्या है, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो होती है लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को इसको ओमेगा नॉट से